बजट की बात आती है तो तनख्वाहदार तबका खासकर जो है वो इस मामले को देखता है क्योंकि उनके हलक खुश्क हो जाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, कितना रिलीफ कितनी तकलीफ? जब आप कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं तो चंद तबके जो होते हैं वो अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं और गरीब आवाम हमेशा से हर बजट के अंदर परेशान नजर आती है। आप पाकिस्तान में देखें, जो गुर्बत की सतह है वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ते चले जा रही है। बहुत सारे ममालिक हैं जिनसे तिजारत की बातें हो रही हैं। क्या उसके समरात भी मईशत पर नहीं पड़ेंगे या उसके समरात जो है वो बराह रास्त आम आदमी तक या आवाम तक नहीं पहुंचेंगे? उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। जैसे कि दुबई में दुनिया भर के लोग आते हैं, मगर पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, पहले उसके बाकायदा लॉज बनते हैं कि उससे उनके लोकल्स को कितना फायदा होगा। कहीं प्लानिंग का फुकदान है, कहीं पर किरदार का फुकदान है या कहीं ना कहीं सियासी खिदमात जो है उनका फुकदान दिखाई देता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ तो जो है वो फुकदान पर मुनहसर है। देखिए, हमारे मैं इंटेंशंस की बात करूं तो हमारे तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे इंटेंशन से काम करते हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका नाम खराब हो, मगर बात वही होती है कि उसको किस तरह से प्लान आउट किया जाता है। इस बजट के अंदर जो हमारी ताजिर बिरादरी है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी सिफारिशात को कितना मद्देनजर रखा जा सकता है? हमारे अपने ताजिर हजरात में भी मिक्स्ड है। मैं आपको बता दूं, बहुत से ताजिर हजरात हैं जिन्होंने दुनिया भर में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, उनसे पूछा नहीं जाता। आप देखें, ताजिर हजरात की आगे अगेन मैं बात कहूँ, रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए। अच्छे घरों में भी अगर आप अच्छा बजट बनाते हैं तो वो घर खुशहाल होता है, क्योंकि बगैर अच्छे बजट के ना घर चल सकता है, ना कारोबार, ना पाकिस्तान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर किसी नए तूफान की आमद है या महज सुकून दिखाई देता है? कहीं ना कहीं ज़मीन भी लरज़ रही है और कहीं ना कहीं आवाम के वहमो गुमान में वो सवालात गर्दिश कर रहे हैं जो हर साल बजट से कबल आवाम के जहनों में होने चाहिए। नाजरीन, एक बार फिर बजट की आमद है। जून का महीना है और 10 जून को बजट पेश किया जाने वाला है। और 10 जून के बजट में कितना रिलीफ और कितनी तकलीफ आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, यह आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अगर चीदा चीदा नकात के हवाले से आपको बताते चलें तो तरक्याती बजट जो है वो 1100 अरब से कम करके 1000 अरब कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल इकनॉमी की अगर बात होती है तो ये भी तजवीज़ सामने रखी गई हैं कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जब आप फ्यूल डलवाते हैं तो आपको कैश में पेमेंट पर पेट्रोल 2 रुपये महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप डिजिटल पेमेंट के ज़रिए पैसे अदा करते हैं तो आपको वो 2 रुपये अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मामलात डिजिटल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कितने जो है वो सूदमंद साबित होंगे और ये आइडिया माशी तज्जियाकारों की नज़र में कितना सर्वाइव करेगा, इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार इकोनॉमिस्ट जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। नदीम भाई बताइएगा सर, क्या होने जा रहा है बजट के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बजट की बात आती है तो तनख्वाहदार तबका खासकर जो है वो इस मामले को देखता है क्योंकि उनके हलक खुश्क हो जाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, कितना रिलीफ कितनी तकलीफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस साल के आखिर तक 1.9 मिलियन पॉवर्टी में इजाफा होगा। और जो बजट आप कह रहे हैं ना जनाब, बहुत अच्छा है, मुल्क तरक्की कर रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान में 42% पॉवर्टी है। ये बात कुछ इस तरह से है जैसे हिंदुस्तान कहता है वन ऑफ द सुपर पावर्स है, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, एंड दे हैव अराउंड 64% पॉवर्टी। सो मुल्क की अगर हम बात करते हैं कि मुल्क तरक्की उस वक्त करता है कि जब आवाम तरक्की कर रही हो। ये कहाँ की जीडीपी, कहाँ की कैलकुलेशन है, जहाँ के अवाम पाकिस्तान की 42% पॉवर्टी में है, हिंदुस्तान की 64% से ज़्यादा पॉवर्टी पे है, और बातें करते हैं कि जनाब इकोनॉमिक मॉडल्स बड़े अच्छे बन रहे हैं। तो अगर इकोनॉमिक मॉडल अच्छे बन रहे हैं तो ये वेलफेयर स्टेट के इकोनॉमिक मॉडल्स नहीं है, ये कैपिटलिज्म के इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, जहां पे आपको फिगर्स में पाकिस्तान, हिंदुस्तान तरक्की करते हुए नजर आएगा, मगर ये दोनों ममालिक के लोग कभी भी खुशहाल नहीं देखे गए हैं। और उसकी वजह यही होती है कि जब आप कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं तो चंद तबके जो होते हैं वो अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं और गरीब आवाम हमेशा से हर बजट के अंदर परेशान नजर आती है।
पाकिस्तान की मैं इसी तरह से मिसाल दूँगा कि आप पाकिस्तान में देखें जो गुर्बत की सतह है वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ते चले जा रही है। और ज़ाहिर है आप लोग शायद मेरी बात को ना समझें मगर वर्ल्ड बैंक की बात तो दुनिया भर में लोग मानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है 1.9 मिलियन लोगों में इज़ाफ़ा होगा। तो इसकी वजह क्या है? मैं अगेन कहूँगा कि जो आपका जो कैपिटलिज़्म का जो सिस्टम है इसको चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर आप देखें आप टैक्सेस की बात करते हैं तो एक आदमी मैं बेसिक टैक्स की बात करता हूँ जीएसटी की 18% जीएसटी है। प्रोविंसेस के टैक्स जो होते हैं आप सिंध गवर्नमेंट की आप बात करते हैं 15% तो आप वो दे रहे होते हैं। 1 लाख रुपए जो आदमी कमाता है 15% वो उस पे दे रहा होता है। तकरीबन ये 40% से ऊपर तो आप सिर्फ ये मोटा मोटा टैक्स दे रहे होते हैं। फिर उसके अलावा कई टैक्सेस हैं जो कि बाद में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से 15-16 से ज्यादा जो है टैक्सेस एक आवाम देती है। और फिर पेट्रोल लेवी की हम बात कर रहे हैं तो जनाब अभी 70 रुपए से बढ़ते हुए 100 रुपए तक की बातचीत हो रही है। तो वो एक अलग टैक्स होगा। तो इन सब टैक्सेस देने के बाद अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट्स है बेसिक फंडामेंटल राइट्स इंसान के क्या है जनाब पानी जो कि हमारे पास दस्तयाब नहीं है। जनाब एजुकेशन बच्चों की जो कि हमारी आईनी हक है। हमारी आइन में लिखा है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। तो मेरा यही सवाल है क्या हर पाकिस्तानी बच्चा फ्री में एजुकेशन हासिल कर रहा है? नहीं। हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, हेल्थ के ऊपर हमारे प्रॉब्लम्स है। फिर हेल्थ के अलावा हम जाएंगे फिर वही बात मैं कहूँगा जो बरसों से सुनते आ रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अब सेहत भी इसमें शामिल हो चुका है, बच्चों की तालीम नहीं है। और फिर हम बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो होना चाहिए वो वेलफेयर स्टेट का मॉडल होना चाहिए, जिसमें एक हेल्दी कंपटीशन हो। कंपटीशन उस वक्त हो कि प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एक कंपटीशन हो, गवर्नमेंट भी कमाए, प्राइवेट भी कमाए। यहाँ सारे पाकिस्तान का जो बोझ है, जो खर्चे का बोझ है वो आवाम पर है, गवर्नमेंट के इदारों पे नहीं है। दुनिया भर में वो मुल्क तरक्की करती है जो गवर्नमेंट के इदारे कारोबार करते हैं, काम करते हैं और उसी पैसे से मुल्क को चलाते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो डेवलप करती है। चाइना की हम बड़ी मिसालें देते हैं मगर हमने चाइना से सीखा नहीं है। चाइना के अंदर आप देखें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन compete करती है। यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ ऐसी है कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत से मौके होते हैं अपनी मोनोपोली के साथ रेट्स को तय करने के लिए। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 20 से 25 सीमेंट इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान में और गवर्नमेंट की एक भी सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है। इसी तरह जिस शोबे में अगर आप बात करेंगे गवर्नमेंट के है ही नहीं कुछ इदारे, और जो इदारे हैं उनको भी बेचना चाह रहे हैं ताकि सारा का सारा बोझ जो है टैक्सेस का वो अवाम पे आएगा। क्योंकि जाहिर है जब अवाम सारा ही पैसा अवाम दे रही है और गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है तो फिर टैक्सेस का तो बोझ, क्योंकि मुल्क ऐसे नहीं चलता, मुल्क पैसे से ही चलेगा, चाहे वो आप अवाम के से ले ले या हुकूमत खुद कमाए। पाकिस्तान में देखिए अक्सर रदीम भाई, यहाँ पर ये भी तो सवाल पैदा होता है कि बैरूनी सरमायाकारी की भी बहुत ज़्यादा बात होती है कि कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक जो हैं वो सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं, मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। रूस है, मुत्तहदा अरब अमारात है, इसके अलावा बेलारूस है, इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे सऊदी अरब है, और इसके अलावा ईरान है, तुर्किया है, और इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं जिनसे तिजारत की बातें हो रही हैं। क्या उसके सम्राट भी मईशत पर नहीं पड़ेंगे, या उसके सम्राट जो है वो बराह रास्त आम आदमी तक या आवाम तक नहीं पहुंचेंगे? देखिए मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, कैपिटलिज्म की बात करते हैं। एक मिसाल देता हूँ, कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में डॉलर के रेट से आवाम को चीजें बेचती हैं। ठीक है, चाहे वो बर्गर हो कुछ हो, मैं आम अल्फाजों में कह रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। जब आप पिज्जा ले रहे होते हैं, बर्गर ले रहे होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की रेट्स वही दे रहे होते हैं जो बाहर मुल्क में, मगर उनके जो मुलाजिम है उनको वो रेट्स मिल रहे होते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है। बाज़ वक़्त तो ऐसा भी लगते हैं कि कुछ लोग वो अंडर पे भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा मिल रहा है? अच्छा, फिर हमारे पैसे जो अमीर तबका है जब वो बर्गर या पिज़्ज़ा या कोई भी चीज़ लेता है, तो वो जब पैसे लेके देता है तो वो पैसे डॉलर में रीइम्बर्स होते हैं प्रॉफ़िट की सूरत में। तो हमारे यहाँ का पैसा तो बाहर चला जाता है।
उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। मैं अगेन कहता हूं कि देखिए, बाहर के लोगों को लाएं। जैसे कि दुबई में दुनिया भर के लोग आते हैं, मगर पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, पहले उसके बाकायदा लॉज बनते हैं कि उससे उनके लोकल्स को कितना फायदा होगा, उसकी जो है स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखिए, हमारे यहाँ पे हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं कि जनाब इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, जनाब हमारे यहाँ डिस्कवरीज हो रही हैं, मगर हम लॉन्ग वे में नहीं सोचते, हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं करते हैं। हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं वो 100 साल के नहीं है, 50 साल के नहीं है। हम सिर्फ 5 साल का सोचते हैं कि हमारा टेन्योर जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाए। और ये मैं आज से नहीं कहूँगा, 70 सालों से ये होता आ रहा है। और हर टेन्योर में, हर बजट में चीजें चेंज होती हैं, और उसका फायदा जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा होता है। यानी आप देखिए, जो अमीर खानदान है कहाँ पिछले किस चीज़ 70 का सालों फुकदान से, है नदीम भाई, ये बताएं? कहीं प्लानिंग का फुकदान है, कहीं पर किरदार का फुकदान है, या कहीं ना कहीं सियासी खिदमात जो हैं उनका फुकदान दिखाई देता है? क्योंकि ये तमाम चीज़ तो जो है वो फुकदान पर मुनहसर है। देखिए हमारे, मैं इंटेंशंस की बात करूं तो हमारे तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे इंटेंशन से काम करते हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका नाम खराब हो, मगर बात वही होती है कि उसको किस तरह से प्लान आउट किया जाता है। हमारे आज तक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड उठा के देखेंगे, तो उनका जो है इकोनॉमिक से कम और अकाउंट से ज्यादा ताल्लुक रहा है। तो एक अकाउंटेंट जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं होता। क्योंकि इकोनॉमिस्ट का काम ये होता है, एन इकोनॉमिस्ट इज अ पर्सन हु मेक्स अ प्लान अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज ही इज बीन गिवन। यानी जो हमारे रिसोर्सेज है उसके मुताबिक आप प्लान बनाए ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अवाम के क्या हालात है, इंडस्ट्री के क्या हालात है, इंडस्ट्रीज का मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, लोगों की जो थिंकिंग है वो क्या है, उसके मुताबिक आप लॉज बनाते हैं। आप इंपोर्ट करके लॉ नहीं ला सकते। आप इंपोर्ट करके किताबें जब हमारे बच्चों के पास लाते हैं, तो वो किताबें बच्चे इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उसका सही मानों में यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक जगह के लिए, एक महदूद तबके के लिए किताबें लिखी गई है, क्योंकि उनको बेसिकली तैयार किया जाता है। वही बात है कि अगर आपको बेसिक अंग्रेजी आएगी, तो आप मजीद अंग्रेजी किताबें पढ़ सकेंगे। मगर जिसने बेसिक अंग्रेजी ही नहीं हो और आप उसको ला के अंग्रेजी के दो चार अल्फाज सिखा देंगे, तो वो किताब उसके लिए फायदेमंद नहीं रहती। तो हमें जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना है, तो हमें दोबारा से ये सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, अगर मुल्क को तरक्की करनी है, तो हमें वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करनी पड़ेगी। हमारे बजट के अंदर हमें यह देखना होगा कि हम टैक्सेस को कम कैसे करें। बढ़ाने की सब बातें करते हैं। अच्छा, अगर हम टैक्सेस कम नहीं करेंगे, तो एक आम इंसान की जिंदगी जो है बेहतर नहीं हो सकती। और वो फाइनेंसिंग जहां से आती है, वो अपने मफाद के मुताबिक ही लॉस के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं अगेन कहूंगा कि चाइना की तरह हमें डेवलप करना पड़ेगा। चाइना ने रीस्ट्रक्चर किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। चाइना ने क्या किया जनाब? चाइना ने इंडस्ट्रीज बनाए, मगर इंडस्ट्रीज का चेक एंड बैलेंस रखा। हमारे यहाँ ये बताएं कि गवर्नमेंट किस तरह चेक एंड बैलेंस कर सकेगी जब उसको उस इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं होगा। तो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए नदीम भाई, ये भी बताएं ना सर, कि चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि एक आम आदमी जिसने डॉक्टरी पढ़ी नहीं है, उसको आप हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं। तो हम्म। ये मैकेनिज्म तो यहाँ से स्टार्ट होती है, पार्लियामेंट में। जबकि उसने जिंदगी में कभी डॉक्टरी पढ़ी नहीं है, उसको आपने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। क्या वो डॉक्टर्स के साथ मिलकर रिफॉर्म कर सकेगा? वो पुल तो बना देगा, रोड तो बना देगा, मगर एक मेडिकल की, एक हेल्थ की एक इंडस्ट्री है, उसके ऊपर वो किस तरह से दवाई वालों से बात करेगा? वो किस तरह से कहेगा कि ये दवाई की कीमत बहुत ज्यादा है? वो किस तरह से ट्रैप से नेगोशिएट करेगा? वो किस तरह से रिफॉर्म्स करेगा? तो ये सब के सब वो मिनिस्टर साहब क्या है, वो वो रिलाई कर रहे हैं। ही इज नॉट टेकिंग हिज ऑन डिसीजन। जो इंफॉर्मेशन आती है कंप्यूटर में, बहुत पहले कावत जी साहब ने कहा था, रात गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैंने एक दिन कहा था, सर आरंट यू हैप्पी वी आर गोइंग इनटू कंप्यूटराइजेशन? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, नदीम रिमेंबर माय वर्ड्स, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू पुट गार्बेज इन द कंप्यूटर्स, गार्बेज विल कम आउट। तो हमारे यहाँ अगर हम चाहते हैं कि मुल्क को तरक्की देना, तो फिर
हमें सबसे पहले लोकल इकोनॉमिस्ट के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास थिंक टैंक हमें क्रिएट करना पड़ेगा। थिंक टैंक कौन सी? बिजनेसमैन्स की नहीं। थिंक टैंक कौन सी? पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं। थिंक टैंक आपको उन लोगों का काम करना पड़ेगा जो कि वाकई में पेट्रियट हो, जिनमें इंसानों का दर्द हो, ताकि वो वेलफेयर स्टेट बना सके। उनका इंटरेस्ट जो हो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ हो, वेलफेयर की तरफ हो। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक से एक एनालिस्ट टीवी पे आते हैं, मगर मैंने आज तक किसी एनालिस्ट से हुकूमत ने कभी मशवरा नहीं लिया। वो टीवी पे आते रहेंगे, आते रहेंगे। हाँ, अगर बिल्कुल यही सवाल करने वाला था नदीम भाई आपसे कि आप क्या लगता है इस बजट के अंदर जो हमारी ताजिर बिरादरी है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी सिफारिशात को कितना मद्देनजर रखा जा सकता है या फिर उनके जो मसाइल हैं उनके तदारुक के लिए कोई इकदामात किए जा सकते हैं? देखिए, हमारे अपने ताजिर हजरात में भी मिक्स्ड है। मैं आपको बता दूं, बहुत से ताजिर हजरात हैं जिन्होंने दुनिया भर में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, उनसे पूछा नहीं जाता। आप देखिए, ताजिर हजरात के आगे अगेन मैं बात कहूँ, रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए। वी आर नॉट देयर टू पीस पीपल। हम अगर एक इंडस्ट्री का ताल्लुक है उस किसी पॉलिटिकल लीडर्स के, तो वो उस इंडस्ट्री और पॉलिटिकल लीडर की मफाद में बात करेगा। जाहिर है, हर आदमी अपनी मफाद को देखता है। अवामी मफाद सिर्फ और वरना हर लिए कुछ कहेंगे अच्छा है, और फिर हुकूमत की तरफ से आएगा जनाब बजट तो कभी अच्छा नहीं होता। अक्सर आप देखते हैं घर के अंदर भी आप बजट बनाए तो अच्छा नहीं होता, मगर अच्छे घरों में भी अगर आप अच्छा बजट बनाते हैं तो वो घर खुशहाल होता है, क्योंकि बगैर अच्छे बजट के ना घर चल सकता है, ना कारोबार, ना पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम बाकी मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इंतज़ार तो है लेकिन उम्मीदें कहीं न कहीं ज़िंदा हो जाती हैं जब बजट की बात होती है। लेकिन ये सूरत हाल पाकिस्तान में है कि जब भी बजट आता है, तब भी किसी न किसी एक तबके की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देती हैं जिसके सम्राट खुद अच्छे नहीं होंगे। लेकिन इस बजट के इंतज़ार के बाद आगे सूरत हाल क्या पैदा होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।